बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच का सफ़र। मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ हैं साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। वालेकुम सलाम जी। कुंडी साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल है, आप ठीक ठाक हैं। कुंडी साहब, आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कोई भी अहम इशू पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सज्जाद साहब, आपने पार्लियामेंट की बात की, नेशनल असेंबली की बात की। गुज़िश्ता 2 सालों में जो है कोई अहम चीज जो है वो नहीं लाई गई सामने। आप मुझे पहले बताएं कि गुज़िश्ता 2 सालों की आप भी पार्लियामेंट को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं, काफी सालों से देख रहे हैं। कई पार्लियामेंट्स आपके सामने आई हैं, गई हैं। कई वजीर आजम आपने गुजारे हैं। और अगर आप इस पार्लियामेंट को देखें, मेरी तो इतनी वो तजर्बा सियासी शायद ना हो, लेकिन अगर आप इस पार्लियामेंट को देखें, जिस तरीके से इस पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है और जिस तरीके से हर सेशन को सबोताज किया जाता है, वो भी आपके सामने है। आप मुझे बताएं कि इस पार्लियामेंट में जो हमारे संजीदा मेंबरान बैठे हुए हैं, पीटीआई की तरफ से मैं बात करूंगा, कभी आपने उनको देखा है कि उन्होंने कभी कोई ऐसी संजीदा कभी स्पीच की गई हो? एक मैंने है सुआद से इलेक्ट होके आए हुए हैं, वो दहशतगर्दी पे भी वही जवाब देते हैं, वजीर खारजा भी वो हैं, इकोनॉमी भी वो बात करते हैं, जो भी बातचीत हो वो जवाब देते हैं। तो आप देखें वो फिर माहौल को भी खराब करते हैं। तो आप देखेंगे कौन से अभी आप संजीदा मेंबरान की आप लिस्ट निकालें जो अभी बैठे हुए साइड पे या पीछे बैठे हुए हैं, बैक बेंचर हैं, कभी भी उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच करके हिस्सा नहीं वो अपना हिस्सा नहीं डाला। तो ये चीजें आप देखें, बड़ी अफसोस होता है कि आप पार्लियामेंट को देखें जिस तरीके से चलाए जाते हैं। फिर आप बिल्स देखें कि इस असेंबली में कितने बिल पास किए गए। मैं समझता हूँ कि जब हमारी हुकूमत थी तो हमने बहुत से बिल उसमें यूनानिमसली पास किए। हमने अपोजिशन को हमेशा ऑन बोर्ड लिया और हमने उसको पास किए। तो यहाँ पर तो अपोजिशन हमेशा हुकूमत से कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप काम करें, हम आपके साथ हैं। अच्छा कुंडी साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाती है, पार्लियामेंट को गैर मौसर तो अरकान खुद बना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, तो क्या पार्लियामेंट जो है वो गैर मौसर होती जा रही है? देखिए, संजीदा तो बिल्कुल मेंबरान बताते हैं, लेकिन आप बताएं कि हुकूमत का रवैया क्या है। हुकूमत का रवैया बिल्कुल जो है वो गैर संजीदा है, कोई संजीदगी नहीं है। आप बताएं कि कहाँ पे डिबेट संजीदगी से होती है? आप मुझे बताएं, मैंने जैसे आपसे कहा कि कभी भी संजीदा अरकान खड़े होके बातें नहीं की, उन्होंने अपने इनपुट नहीं दिया, तो ये कौन कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर साहब इंटरप्ट कर रहे थे कल, बैठ के बताते हैं, डिप्टी स्पीकर साहब बताते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया। ठीक है, आप तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्ट होकर आए हैं, हम भी उस पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होकर जाते थे, माजी में भी स्पीकर अपनी पार्टी की टिकट पर। लेकिन जब वो आप स्पीकर बन जाते हैं, आपके पास एक पोजीशन आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कोशिश करते हैं कि अपने आप को नॉन पार्टीजन शो करने के लिए। ये नहीं होता कि आप जाके अपने अपनी हुकूमत को, अपने वज़ीर आज़म को ऊपर डिफेंड करने बैठ जाएं, जो कि हुकूमत का काम है, जो कि मेंबरान पार्लियामेंट का काम होता था, वो आप कर रहे हैं। तो देखिए, अब अपोजिशन तो हमेशा कहती है हुकूमत से कि आप आए, जब चाहे वो कश्मीर का इशू था, चाहे इंडिया के साथ इशू था, चाहे टेररिज्म का इशू था, चाहे कोरोना का इशू था, अपोजिशन तो हमेशा कहा कि आप आए, हम आपके साथ जो है वो बैठ के बात करना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमेशा वजीर आजम कहता है कि जी मैंने नहीं बैठना अपोजिशन के साथ, मैंने इनके साथ हाथ नहीं मिला। देखिए, हमें कोई शौक नहीं आपके साथ हाथ मिलाने का, लेकिन कोई चीज होती है, पार्लियामेंट है, मुल्क में सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमने जो है तमाम मुल्क को दिखाना है कि पार्लियामेंट जो है और इदारे ऑन बोर्ड है। लेकिन ये तो हुकूमत ऐसी है कि ये तो एपीसी नहीं बुला सकी। चाह तो ये था कि एपीसी बुलाते, तमाम स्टेक होल्डर्स होते, बताते दुनिया को कि हमारी सारी पार्लियामेंट जो है वो ऑन बोर्ड है, हमारे सारे जो है पॉलिटिशियंस जो है ऑन बोर्ड है, हमारे सारे इदारे हमारे साथ हैं। लेकिन आप देखें कि आज तक वजीर आजम साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो उनको मौका मिला दौरा करने का सिंध का, न वो सिंध गए इस कोरोना की सिचुएशन में, न वो जीबी गए, न वो कश्मीर गए। वो इसलिए नहीं गए कि वहां पे अपोजिशन की हुकूमत है, हमें अपोजिशन को शायद अप्रिशिएट करना पड़ जाए। तो जब इतना फर्क रखेंगे तो अब कैसे हुकूमत चलाएंगे? कुंडी साहब, प्राइम मिनिस्टर तो कौमी असम्बली में भी नहीं आते, इसकी क्या वजह है? देखें, बड़े अफसोस की बात है, माजी में जब पार्लियामेंट के मुतालिक वज़ीर आज़म साहब पिछली असेंबली के मुतालिक जो लकबात कंटेनर से देते थे, जो वो करते थे, आज भी वही है। आज मुझे बताया ना कि वज़ीर आज़म साहब जो उनकी, फिर हम जब कहते हैं ना कि सिलेक्टेड हैं, तो साबित होता है कि वो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि वो तो समझते हैं कि ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं तो कहीं और से सिलेक्ट होकर आया हूँ।
तो इसलिए वो पार्लियामेंट में नहीं आते कि उनको पता है कि इन पार्लियामेंट के मेंबरान की वजह से मैं नहीं बनाऊं, मैं अपने सिलेक्टर्स की वजह से बनाऊं, तो इस पार्लियामेंट को टाइम देने का मुझे कोई फायदा नहीं है। पहले तो ये कहते थे कि जी मैं हर हफ्ते आऊंगा, सवालात के जवाब दूंगा, जैसे यूके पार्लियामेंट में होता था, जैसे मतलब है कि हमें तो इतनी मिसालें बाहर होने की दी कि पता नहीं वो इस पाकिस्तान से पता नहीं क्या कुछ बनाना चाहते थे। वो साइकिल पे पार्लियामेंट अपने दफ्तर आएंगे, ये करेंगे, कहते हैं फलां वजीर आजम साइकिल पे आता है, फलां जो है मतलब है खुद गाड़ी चला के आता है, फलां ये करता है। आज किधर गया बोला है? आप उनके जितने भी क्लिप्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, आप उठा लें, देख लें, कौन से पे वो सच आया है? एक पे सच आया है कि मैंने इस कौम को रुलाना है, वो कौम को रुलवा रहा है बस। वो तो ये कह रहा है कि मैंने चीखें निकालनी है। आज कौम की चीखें निकल रही है। कुंडी साहब, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी तो पार्लियामेंट को बहुत टाइम दिया करते थे, वो तो पार्लियामेंट के इजलास में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहा करते थे। इसकी क्या वजह है कि बाकी प्राइम मिनिस्टर उनके बाद आने वाले, चाहे मियाँ नवाज शरीफ हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, वो पार्लियामेंट को कोई अहमियत नहीं दे रहे? क्या अब पार्लियामेंट की वो ज़रूरत नहीं समझते कि वो आएँ और अरकान से मिलें? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि मियाँ साहब भी जब वजीर आजम से तो उन्होंने भी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी, लेकिन जब धरना हुआ और जब उनको पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी तो मियाँ साहब रोजाना पार्लियामेंट में आते थे। गिलानी साहब क्योंकि एक प्रोसेस से आए थे, वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेके जब वो मिनिस्टर भी रहे, वो स्पीकर भी रहे, स्पीकर रहे, तो उनको पार्लियामेंट की अहमियत का भी पता था कि पार्लियामेंट क्या अहमियत है। और फिर वजीर आजम जब बने तो शायद ही कोई ऐसा दिन था जिसमें वो पार्लियामेंट में ना आए, पार्लियामेंट के सेशन में आते थे, वहां पर अपनी प्रेजेंस शो करते थे, बल्कि वहां पर सवालात के जवाब भी, आपको भी पता है कि सवालात के ऊपर जवाब देते थे। कुछ वज़रा शायद अगर न दे सके, कभी कभी खुद खड़े हो जाते थे, वज़रा की जगह खुद जवाब देते थे, फिर अपने मेंबर्स को वहां पर एंटरटेन, उनके मसाइल होते थे वहां पर, उसमें कोई तफरीक नहीं होती कि ये अपोजिशन का है या हुकूमत के मेंबर्स हैं। तो वो चीज होती, फिर चैम्बर में बैठ के मतलब है कि लोगों के MNAs के साथ उनके मसाइल हल करना, उनके हल्के के जो मसाइल हल करना, उनसे मिलना, मतलब ये चीज होती थी। लेकिन उसके बाद जब मियाँ साहब आए तो उन्होंने पार्लियामेंट आनी छोड़ दिया, और इस साहब ने तो, इमरान खान साहब ने तो पार्लियामेंट, मियाँ साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें कह दिया कि भाई ये तो मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप कौन से इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं भाई? जब इंडिया का इशू, कश्मीर का इशू आया, उससे इंपॉर्टेंट क्या था? आज मुल्क में कोरोना की वबा आ गई है, इससे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है जो आप कर रहे हैं? हाँ, फिर अगर आपने जो है पार्लियामेंट से बाहर बैठ कर कोई ऐसे कमालात दिखा दिए हों ताकि हम कहेंगे कि आपने वाकई कमालात दिखा दिए हैं, वो भी नहीं है, तो फिर हम किस चीज को रोए इस चीज को? कुंडी साहब, ये बताएं कि पार्लियामेंट में ना वजीर आजम आते हैं, ना वक्फा सवालात के दौरान वज़रा होते हैं, अपोजिशन वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, तो क्या इससे पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म नहीं हो रही? क्या इस पार्लियामेंट को सिर्फ वजीर आजम के इंतखाब तक मुकर्रर कर दिया जाए कि बस वजीर आजम का इंतखाब कर दिया जाए, उसके बाद पार्लियामेंट का कोई रोल ना हो? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वज़रा का देखें, जब वज़ीर आज़म आते हैं तो वज़रा भी वहां पर जो है वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वज़रा सारे, जब गिलानी साहब आते तो सारे वज़रा पर मौजूद होते थे, नहीं होते थे तो उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन होती थी। जब वज़रा और वज़ीर आज़म आते थे तमाम सेक्रेटरीज मौजूद होते थे, गैलरी में बैठे होते थे, सेक्रेटरीज मौजूद होते थे, वहां पर वो जो है कोई जरूरत पड़ जाती थी या कुछ भी होता था, जिसका क्वेश्चन आवर होता था, उसके तकरीबन सेक्रेटरीज मौजूद होते थे। और कभी कभार ऐसा होता था कि वो नहीं आ सके थे, लेकिन उनकी सेकंड कमांड वहां पर मौजूद होती थी। इस पार्लियामेंट ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वज़रा भी नहीं आते, वज़ीर आज़म तो आते नहीं है, वज़रा भी नहीं आते। तो ये जब लोग देखते हैं, जो क्लोजली वॉच करते हैं, जो फिर लिखा जाता है अखबारों में, जिस तरीके से जब वो लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं कि हम तो लोगों को वोट देते हैं, हम अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो जाके हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठाए। और फिर वहां पर पार्लियामेंट में अगर आवाज नहीं उठा सकते तो फिर पार्लियामेंट में क्या करेंगे लोग? तो ये चीज है। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम मेरी जाती ये ख्वाहिश होगी कि आप इख्तियार दें लोकल गवर्नमेंट को, कि लोकल गवर्नमेंट्स में जो फंडिंग चीजें आप अगर लोकल गवर्नमेंट को दे दें, तो फिर ये आपको जो है ना नेशनल असेंबली में या सेनेट में या पार्लियामेंट में का सिर्फ कानूनसाजी होगी, तो फिर ये चीज जो है सिर्फ कानूनसाजी तक रह जाएगी। आप लोकल गवर्नमेंट को दें कि ये अपने जो फंड, जो 85 से पहले होता था कि वो फंड्स वहां पर लोकल गवर्नमेंट इस्तेमाल करे और कानूनसाजी पार्लियामेंट करे, फिर ये बाइफर्केशन हो सकती है कि हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो सका। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की हाजिरी हुकूमत से ज्यादा होती है, कोरम भी अपोजिशन पूरा करके देता रहा होता है, हालांकि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये संजीदा नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस मिशन पे हैं, किस एजेंडे पे हैं, कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं, कि पार्लियामेंट जो है वो शायद ये वो जिस तरीके से हम वो एक इन्होंने कुछ लोगों ने वो टेस्ट छोड़े हुए हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो जानबूझ के ये लोग ये सिस्टम नाकाम करना चाहते हैं ताकि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं।
ये इस चीज का भी शायद ये एक वो कर रहे हो कि यार इस चीज के लिए हम करें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गलत बात है एक पार्लियामेंटेरियन के लिए, एक हुकूमत के लिए, कि इस किस्म की बेतौकीरी वो पार्लियामेंट की करे, ये बहुत ही नाजायज बात है। कुंडी साहब, जो मौजूदा स्पीकर हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जितनी कायमा कमेटी हैं उनके इजलास भी उन्हीं दिनों में हुआ करेंगे जिन दिनों में कौमी असम्बली के इजलास हो रहे होंगे। तो इस रिवायत को आप किस तरह देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है जी। ये कह रहे हैं कि जी अगर आप कायमा कमेटी, देखिए कायमा कमेटी साल के 12 महीने चलती है। कायमा कमेटी उन दिनों में भी चलती है जहां पर जिस दिन पार्लियामेंट ना हो। कमेटी जो है आपकी जो है रीढ़ की हड्डी है पार्लियामेंट की, वो ओवरसाइट करती है पार्लियामेंट को। इधर आपका पार्लियामेंट का इजलास शुरू है, उधर आप पार्लियामेंट के इजलास को फोकस करेंगे, उसके लिए आप तैयारी करेंगे, कानून साजी के लिए तैयारी करेंगे, अपने क्वेश्चंस के लिए तैयारी करेंगे, अपनी स्पीचेस के लिए तैयारी करेंगे कि आप जो है कायमा कमेटी के इजलास, कमेटी इजलास कोई 10-15 मिनट के तो नहीं होते, वो तो घंटों पे मोहित होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि स्पीकर साहब को किसने ये पट्टी पढ़ाई है। स्पीकर साहब चाहते हैं कि पार्लियामेंट कम से कम काम करे। अगर कायमा कमेटी काम करेगी तो वहां पर बिल्स आएंगे, बिल्स आगे फॉरवर्ड होंगे, बाकी चीजें उन पर डिस्कशन होगी। तो वो चाहते हैं कि चीजें ना हो और बिल जो है पार्लियामेंट में ना आए, क्योंकि हुकूमत कैसे भी मेंबर्स थोड़े होते हैं ताकि डिफीट हो जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कमेटियां बहुत कम काम करें। मुझे पता नहीं है ये कौन सी स्पीकर साहब हमें बताएं, ये कौन से मुल्क की एग्जाम्पल दे रहे हैं, कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि ये चीज ऐसी होती है। पार्लियामेंट ठीक है सेशन में हो, उसमें भी इजलास होने चाहिए कमेटी के, लेकिन पार्लियामेंट के बाद भी होने चाहिए जब इजलास के बाद हो। मुझे नहीं पता, ये मंतक जो है इसकी समझ नहीं आ रही कि स्पीकर साहब ने कौन सी किताब पढ़ी है या उनको कहां से डायरेक्शन मिले कि आप ये काम करें। ये समझ से बाहर है। कुंडी साहब, गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ आए एक दूसरे पर जो तनकीद हुई है, इसके अलावा पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया गया। जो गरीब आवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके वहाँ भेजती है और उनसे उम्मीद होती है बहुत सी, उनकी तो कोई उम्मीद पूरी नहीं की गई। देखिए सज्जाद साहब, आप मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट को जानते हैं, बहुत करीबी से आपने पार्लियामेंट को देख रहे हैं, पहले भी आपने देखा है, जैसे मैंने पहले कहा है अपने बात में। देखें गरीब आवाम लोग पार्लियामेंट को बड़े नजदीक से देखते हैं। मैंने पहले कहा है कि जब स्पीच होती है बजट पे, तो शुरुआत से मैंने साहब खड़े हो जाते हैं और वो उस इलाके का माहौल खराब करके चाहते हैं कि चीज जो है वो डेफर हो जाए, चीज हो जाए। देखिए आप स्पीच करें, आप अपने हुकूमत जो अपोजिशन जो है वो हुकूमत को तजावीज देगी, आपको आपके ऊपर तनकीद पर इस्लाह करेगी ताकि आपको मतलब है उस चीज को इस्लाह कर सकें। आप अपने काम करके अपोजिशन को एम्बेरस करें, बताएं कि हमने ये काम कर लिए हैं। ये शुरू हो जाते हैं अंग्रेजों के जमाने के, जी माजी में ये हो चुका। भाई देखें, आप माजी खत्म हो गया है, आपको लोगों ने वोट दे दिया है, आपने हनीमून पीरियड खत्म कर लिया है, आपके 2 साल गुजर गए हैं। अब 2 साल बाद बताएं कि आपने क्या रिलीफ दे सके हैं, आपने क्या रिलीफ दिया है, आप कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आपने शुरू कर दिए हैं, आपने कौन से स्कीमें शुरू कर दी हैं। अगर आप ठीक है, आपको अभी 2 साल हुए हैं लेकिन आपको केपीके में 7 साल हो गए हैं, आप बताएं कि हमने 7 साल में ये काम कर लिए हैं। वो चीजें नहीं है। मतलब कोई चीज मतलब है कि पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हो रही। आप फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट करते हैं, वो आ जाते जी सिंध में ये नहीं है, सिंध में ठीक है, सिंध में नहीं होगा तो हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन आप बता दें, मैं तो अभी भी कहता हूँ सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ले लें। मैं आपके तवज्जो से आज हुकूमत को ये ऑफर दे रहा हूँ कि मीडिया की टीम हो जाए, हुकूमत नुमाइंदे अपने नुमाइंदे बताएं, अपने मिनिस्टर दे दें, अपने मैनेज दे दें, अपोजिशन वाले भी हो जाएं, एक कमेटी बना लें। हम चले जाते हैं सिंध के अस्पतालों को देख लेते हैं, सिंध के जो है हेल्थ फैसिलिटीज देख लेते हैं, और साथ साथ हम चले जाते हैं पंजाब में भी चले जाते हैं, फिर जो 7 साल हुकूमत के में रही उधर भी चले जाते हैं, और हम वहां की भी हेल्थ फैसिलिटीज देख लेते हैं। फिर आप लोग इंसाफ करें, जो कमेटी होगी वो इंसाफ करे कि कौन से सूबे की हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो ठीक है, और फिर उसको फॉलो करना चाहिए। अगर केपीके या पंजाब की ठीक होगी तो सिंध को फॉलो करना चाहिए। अगर क्या नाम है केपीके की अच्छी है तो पंजाब और सिंध को फॉलो करे, अगर सिंध की अच्छी है तो पंजाब और केपी को फॉलो करे। हम ये नहीं कहते कि शायद हमारा बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन आप देखें, जाएं, इसको विजिट करें और उसके बाद आप मुवाजना करें कि क्या फर्क है। फिर आप कहते हैं जी हमने तो 40 साल का गन साफ करना है। भाई आप हमें बता दें आपको कितने साल लगेंगे 40 साल के गन साफ करने में। आप तो बहाने बना रहे हैं, आप चीजें कर रहे हैं। फिर एक बात हो जाती है जी करप्शन। अब तो वो देखें, वो 10 अरब रुपए सालाना की करप्शन भी खत्म हो गई है। आपको आपके पास बाकी आप जो है वो डेवलपमेंट में नहीं, उनके फंड भी आपके साथ मौजूद हैं। आप तो अब तो ये है कि अब करप्शन खत्म हो जाए। आप कह रहे हैं कि जी ये जो करप्शन के केसेस बने हैं ये माजी की हुकूमत ने बनाए हैं। चलो हम आज मान लेते हैं कि ये माजी की हुकूमत ने बनाए हैं, नवाज शरीफ दौर में उस पार्टी में बने हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप तो कोई करप्शन का केस 2 साल में नहीं ढूंढ सके पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अगर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस ढूंढ सकते तो आप कर लेते, आपने नहीं किया। आप देखिए केपीके का जो है
एहतसाब का जो इदारा था वो आपने बंद कर दिया, क्योंकि वो तो आपके ऊपर ही हमेशा उंगलियां खड़ी होती थी। अब के पीके में इतने मेगा स्कैंडल्स हैं कि अब हमारे जो हैं नैब के जो चेयरमैन है वो बेचारे पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, क्या वो है कि वो बेचारे उस पर एक्शन नहीं ले सकते, बल्कि बात ही नहीं कर सकते, बल्कि सोच ही नहीं सकते। वो सोचते भी होंगे कि शायद उनको ये डर ना लग जाए कि मुझे कोई पीटीआई का कोई नुमाइंदा ना देख लिया मुझसे। तो ये चीजें देखें, ये नहीं होनी चाहिए। ये मदीने की रियासत के ख्वाब दिखाए गए हैं, जहाँ पे एक पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए गए थे कि मदीने की रियासत में तो सबके लिए कानून बराबर था। लेकिन अपोजिशन में आप देखें कि अपोजिशन के लोगों पे अगर कोई भी चीज भी सिर्फ इल्जाम लग गया तो उनको गिरफ्तार कर दें कि आप अपने आप को जो है साबित करें कि आप बेगुनाह है। लेकिन जब अपोजिशन के ऊपर साबित भी हो जाए, पहुंच जाए कि यार ये आपने किया है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो जो है ना फॉरेंसिक है, अभी ये चीज है, अभी हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं। तो ये क्या मतलब है कुंडी कि साहब, मैं आपने नैब पर तो तमाशा। आऊंगा मैं नैब पर आऊंगा, पहले पार्लियामेंट के हवाले से जरा आप बताएं। आप मुझे ये बताएं कि एक राय ये पाई जा रही है कि पार्लियामेंट की मुद्दत 4 साल कर दी जाए। ये 5 साल बहुत ज्यादा लंबी उम्र है और इसमें लोग उकता जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, डिबेट होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो 4 साल। देखें, अगर आपने मुद्दत 4 साल करनी है तो लें, डिबेट करा लें, अपोजिशन के साथ बैठ जाएं। अगर ये हुकूमत चाहती है कि 4 साल हो जाए तो बिल्कुल डिबेट करें, अपोजिशन के साथ बैठें कि जी ये 5 साल ज्यादा है, हम 4 साल कर देते हैं। ये तो बैठ के मसले का हल हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप ना बैठे और आप बोलेंगे हम ये करना, ये खुद तो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत की इत्तेहादी इस पे एग्री होते हैं कि जी 5 साल ज्यादा, हम 4 साल कर लें, 4 साल कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो हुकूमत में होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम अपना टाइम पूरा कर लें 5 साल, अगली हुकूमत के लिए 4 साल कर लें, क्योंकि हम तो अपोजिशन की जमात हुकूमत में तो अगले 4 साल कर लें। वो भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 4 साल है तो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट ओपन कर लें, उसमें अगर राजी हो जाती हैं सारी पार्टियां तो हो जाएगा, अदरवाइज फिर 5 साल ही हो। कुंडी साहब, गुज़िश्ता आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को जो शिकस्त हुई है, इस शिकस्त के कभी असबाब जानने के लिए पार्टी के अंदर कोई बात हुई है? देखें, गुज़िश्ता जो इलेक्शन है वो तमाम इलेक्शन से टोटली डिफरेंट था, और इस पे पीपल्स पार्टी के अंदर काफी डिबेट हुई है, काफी सीसी में भी हुई है, कोर कमेटी में भी हुई है, मुख्तलिफ सतह पे और भी हुई है, जिसमें मुख्तलिफ उनको लीडरशिप को बुलाया गया, उसके ऊपर काफी लेंथी डिबेट्स भी हुई हैं, और बिल्कुल उस पर हुई है। हमने अपनी कमजोरी भी देखी हैं। लेकिन अगर आप पिछला इलेक्शन देखें तरीन साहब, तो पिछला इलेक्शन जो है वो माजी के इलेक्शनों से काफी था। हमारा मुकाबला तो अपनी सियासी जमातों से था भी थी, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों से भी था जो कि नादियाती कुव्वतें थी, जो हमारे देखेंगे। आपके अगर मुखालिफ हैं, आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे ये राइवल है, मैंने इनके साथ मुकाबला करना है। लेकिन जो अनदेखे राइवल्स आपके थे उनके साथ जो मुकाबला था वो सबके सामने था। हमने वाइट पेपर भी बनाए, हमने सफर भी किया, मैंने पर्सनली अपनी मिसालें भी दी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, मैंने टीवी प्रोग्राम में भी कहा। मैंने कहा जिस फोरम पे कहते हैं हम सबूत देने को तैयार हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में कमेटी बनाई थी, और हम बार बार कहते हैं वो कमेटी का इजलास बुलाए। एक कमेटी का इजलास हुआ जो फाइंडिंग्स करना चाहते थे कि जी इलेक्शन की फाइंडिंग्स, उसके मुझे बताया कि उसके बाद पार्लियामेंट में उस कमेटी का इजलास हुआ, सिर्फ एक इजलास हुआ, और उसके बाद उसका इजलास नहीं हुआ। हमने बार बार टीवी पे भी कहा, हमने बार बार हुकूमत से भी कहा कि इजलास बुलाए, वो इजलास नहीं बुलाना चाहते थे। तो सबको पता है कि इलेक्शन कैसे हुए हैं, कौन इनको लाया है, कौन इनके सिलेक्टर्स कुंडी थे, साहब, कहा किन्होंने यह उनको जाता सिलेक्ट है कि किया। आप गुज़िश्ता आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को करप्शन इल्जामात खा गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो इल्जामात है ना। अब आप कहें कि जी मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊं कि जी आपने जो ये आपके पास ये चीजें ये आप साबित करेंगे। आपके इल्जामात और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखें, माजी में आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में रखा, 9 साल बाद आपने कहा कि नहीं इसको हम बाइज़ से बरी करते हैं, कोई इल्जाम साबित नहीं हो सके। अभी दोबारा आपने रखा, उसके खिलाफ रेफरेंस नहीं जमा करा सके, फरियाद तालपुर साहब के खिलाफ रेफरेंस नहीं जमा करा सके। आज खुर्शीद शाह साहब जो है 250 से ज्यादा दिन, 260-65 दिन हो गए हैं, आज तक आप उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं दायर कर सके। मतलब है कि आप अगर अपने अपोजिशन को इस तरीके से आप वो करें, अंदर करें, और रेफरेंस दायर न कर सके, सबूत न ला सके, फिर इसका इल्जाम लगाना बहुत आसान। मैं बोलूंगा जी आज इस्लामाबाद तहरीर साहब आपका है, ये जिस बिल्डिंग में आपका दफ्तर है, मैं बोलूंगा ये आपका है। इल्जाम लगाना किसी पे थोपना बहुत आसान है। आप प्रूफ करें कि यार ये चीज आपने की है। मैं ये कहता हूँ अगर पीपल्स पार्टी में मैंने की है या किसी और ने किया, बिल्कुल आप उसको जो है जो सजा उनकी बनती है उनको दें। अगर नून ने की है, अगर पीटीआई ने की, जिसने भी की है, तो उसके साथ। लेकिन ये बात बहुत गलत है
कि अगर पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का कोई शख्स अपनी पार्टी वफादारी तब्दील करके पीटीआई की छतरी के नीचे चला जाए तो वो उससे जो है वो फरिश्ता बन जाता है, लेकिन जो अपोजिशन में होंगे वो खराब और चोर होंगे। यहाँ पर तो एक और चीज है जिसके ऊपर आप साबित न कर सके तो पीटीआई वाले उसको चोर और डाकू कहते हैं। जिनके ऊपर साबित हो जाते हैं तो वो मिनिस्ट्रियां उनको मिल जाती है, उससे अच्छी मिनिस्ट्रियों को दे देते हैं कि यार ये मिनिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप ये वाले लें कि आप इसे आप बहुत करप्ट है तो इसमें आप ज्यादा पैसे बना सकेंगे। तो ये तो सबके सामने है, देखें कुंडी साहब, इल्जाम मुझे एक लगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो फिर कुंडी साहब से मजीद पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी के लीडरों पर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इनकी जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, उनसे वो मुतमईन हैं या नहीं हैं। यहाँ एक लेते हैं नाज़रीन ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे जी। वेलकम बैक। कुंडी साहब, आप ये बताएं कि आपने ये कहा कि जी हमारे पे इल्ज़ामात हैं, सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है उसमें कोई बंदा ऐसा शामिल नहीं है जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात ना हो। सब पे इल्ज़ामात तो नहीं हो सकते ना कोई वजूहत तो होगी। देखिए तरीन साहब, इल्जामात लगाना और साबित करना, मैंने पहले कहा है कि मैं अगर आपको बोलूं कि जी आप ये, मतलब मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहता। इल्जामात लगाना बहुत आसान बात है, किसी आप कभी अभी भी बैठ जाए आप एक चार्जशीट बना सकते हैं कि ये चीजें। फिर आप देखें आप इस वक्त हुकूमत में हैं, सारे इदारे आपके अंडर हैं, ये पहली हुकूमत है जिसके साथ सारे इदारे बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ इनके साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इल्जामात तो हमने भी लगाए हैं। आप मुझे पेशावर बताएं, बीआरटी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केपीके की तंजीम चेयरमैन नैब से मिली, फाइल दी हमने उनको कि ये बीआरटी में करप्शन हुई है। उन्होंने कहा, मैं ये अल्फाज से मैं बैठा हुआ था कि मैं हर लफ्ज ब लफ्ज, 2-3 सफ़े ही थे, लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के फिर आपको मैं इस पे जवाब दूंगा। साल से ज्यादा हो गया, जवाब नहीं मिला। खुद चेयरमैन नैब ने कहा था कि मैं तो खुद बीआरटी पे गया हूँ, मैंने खुद विजिट किया वहां पर, तो मैंने अगर आपने विजिट किया तो मुझे तो और बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें कितनी करप्शन होगी। फिर अगर आप देखें वहां पर जो है बाकी जो उनके स्कूल के जो है वो कंटेनर स्कूल कहा गए, स्कूल का सिस्टम है। अब मैं बोलूंगी जी स्पीकर साहब की अपनी चेन है स्कूलों की। फिर दूसरी बात यह है कि जी ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर को देखें, मालम जब्बा स्कैंडल देखें, स्वाद ब्यूटिफिकेशन स्कैंडल देखें, आप मतलब है कौन कौन से स्कैंडल्स आप देखें कि बीके में हैं। और उसके बाद जब उन्होंने वहां पर एहतसाब ब्यूरो ने इनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की, आपने वो इदारा बंद कर दिया। अब आप बताएं कि हेलीकॉप्टर केस में देखें, आप आटे में देखें, आप गंदम में देखें, आप जो है चीनी में देखें, कौन कौन सी आप केसेस हैं। अब ये भी तो केसेस है ना। अगर आप कहते हैं इल्जाम है तो मैं इल्जाम आपके वजीर आजम से लेके आपके चीफ मिनिस्टर से लेके साबिक चीफ मिनिस्टर, कंसर्न आपका पीएस जो पीएम बैठे है उसके ऊपर, फिर उसके वजरा के ऊपर। आप मुझे बताएं कि वो आजम स्वाति साहब ने जो इस्लामाबाद में एक गाय के ऊपर जो है वहां पर जो है उसने जो है आईजी को ट्रांसफर कर दिया। आप मुझे बताएं कि ताहिर दावड़ जो है वो एसपी इस्लामाबाद से अगवा हुआ और उसकी लाश जब मिली उसकी इंक्वायरी का क्या हुआ, साहिवाल का क्या हुआ, कौन कौन सी चीजों पे आप रोएंगे जी। कुंडी साहब, कौन कौन सी कुंडी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को जो इक़्तिदार मिला उसमें सारी अहम वजारतें जो थी वो आसफ अली जरदारी के दोस्तों के पास थी, और को जो वो लोग जो लाखों वोट लेके मुंतखब हुए थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। इसीलिए पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने भी आपको फिर इंतखाबात में नज़रअंदाज कर दिए। तरीन साहब देखें, मैंने ये कहा कि देखें सारे आसिफ अली जरदारी साहब ऐसे दोस्त नहीं थे जिनको, हाँ हर जमात में पैराशूटर्स होते हैं, चाहे आज पीटीआई में पैराशूटर्स हैं जो कि पैराशूट के जरिए आते हैं, जो नून में थे, पीपल्स पार्टी में भी थे। कुछ जमातों में जब हुकूमतें आती हैं 2-4 ऐसे पैराशूटर्स जो हैं वो खला से आ जाते हैं, जंप करके आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आसिफ जरदारी साहब ने कोई सारी मिनिस्ट्रियां देखें। क्या फैसल कुंडी जो है पार्टी का वर्कर था, मुझे डिप्टी स्पीकरशिप अगर मिली। क्या कमर जमान कायरा जो था, खुर्शीद शाह को आप देखें, नवीद कमर को देखें, गोंदल साहब को देखें, मतलब डॉक्टर आसम हफीज शेख। देखिए डॉक्टर आसिम ठीक है, मैंने कहा 1-2 पैराशूटर्स होते हैं। हफीज शेख तो जरदारी साहब के दोस्त ही थे। हफीज शेख तो आज भी जो है वो इम्पोर्टेड है। ये कुछ लोग होते हैं जो डेपुटेशन पे आते हैं। हफीज शेख तो हमारे साथ भी था, उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, फिर हम उनको फारिग कर दिया, आज इनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर कल कोई सेलेक्टर्स बोल देंगे कि जी आप अगली हुकूमत कोई आ जाए उनको बोले इसको भी रखते हैं। आप मुझे बताएं ना, हफीज शेख हमारे साथ भी मिनिस्टर था। फिर आप फिर दोस्त अशका साहबा को देख लें, वो भी हमारे साथ मिनिस्टर थी, उससे पहले भी मिनिस्टर थी, अब भी मिनिस्टर थी, अब थोड़ा जेर ताब है। फिर शायद मतलब है कि मंजर यहाँ पे आ जाए।
तो मैंने पहले कहा जो पैराशूटर्स 1 2 3 4 लोग ऐसे होते हैं हर हुकूमत में आ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है अगर आप देखें, मैंने जैसे आपके नाम लिए, बाकी भी अगर आपके पीके में चले जाएं, अगर अरबाब आलमगीर का आप नाम लें, अगर आप नजमुद्दीन का नाम लें, उस हमारे मतलब है कि ये लोग जो थे, मतलब है कि सारे मतलब है कि पार्टी के साथ बहुत पुराने वाबस्तगी उन लोगों की थी। जो ये जो वजारत उनके पास, जो मैंने आपको नाम लेके दिए, ये कोई मतलब है कैसे नहीं थे कि कोई पैराशूट के जरिए आए थे। या हाँ, असफ अली जरदारी साहब हमारी पार्टी में थे, हमारी पार्टी, हमारी वजह से, हमारी पार्टी हुकूमत की वजह से उन्होंने जो है वो जेल भी गुजारी। लेकिन वो तो मतलब है कि आप बोलेंगे उनके दोस्त थे, अगर एक डॉक्टर आसिम, उनको उनको एडजस्ट किया गया, उनको उनके चलो मान लेते उनके दोस्त थे, लेकिन बाकी तो जो है वो तो सारे जो है उनके पार्टी के वर्कर से जिनको आजादी दी गई थी। आप मुझे ये बताएं कुंडी साहब के जो पीपल्स पार्टी में जो लोग आप नाम ले रहे हैं जो पीटीआई में चले गए हैं, जब ये लोग पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर थे तो आसफ अली जरदारी का आंखों का तारा थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि आसफ अली जरदारी सबसे करप्ट आदमी था। देखें, पीटीआई में रहने के लिए एक एसओपी है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पीटीआई में अगर आप रहेंगे और आप अगर अपने सियासी मुखालफिन को इस किस्म के अलगाव नहीं देंगे, उनको अगर आप गालियां नहीं देंगे, तो आपका पीटीआई में रहना बहुत मुश्किल है। बल्कि ये भी सुना गया है कि जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो जिस मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा इस किस्म की बातें की होती है, उसको बाकायदा कैबिनेट में अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो ये चीजें जो अगर आप वो नहीं करेंगे, तो फिर आपका फिर पीटीआई में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो देखें, आप मैं अभी आपको मैंने मिसाल दी, आप देखें कि फिरदौसा जमात साहब हुई थी जब हमारे शाह कुरैशी साहब छोड़ के गए थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी। आज फिर वो पीटीआई के साथ थी। उस वक्त तो आसिफ अली जरदारी साहब की वो आंख का तारा थी, बहुत अच्छे थे आसिफ अली जरदारी साहब। चेयरमैन बिलावल खैर उस वक्त पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में ही थे। आज पत्नी अचानक आसिफ अली जरदारी साहब उनको बुरे नजर आने लगे। शाह कुरैशी साहब हमारे साथ थे और हम उस वक्त बहुत अच्छे थे। आज उसी तनख्वाह पे, हमारी वाली तनख्वाह पे इधर भी काम कर रहे हैं, कोई उनकी कोई प्रमोशन तो फिर भी नहीं हुई। फिर अब वो कह रहे हैं कि जी वो जो थे बहुत बुरे थे। थोड़ा सब्र करें, टाइम गुजरते पता नहीं लगता। आप फिर इनके, जब ये हुकूमत जाएगी, फिर इन कुछ लोगों की फिर आप देखें कि जब जो पीटीआई से निकलेंगे वो क्या लगबात देंगे, क्या बोलेंगे। ये एक नया वो होगा कि वो जब बताएंगे कि जी स्टोरियां बताएंगे, फिर हम सब सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक, कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे, ये भी सुन लेंगे हम। कुंडी साहब, शाह महमूद कुरैशी के बारे में आपके पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि वो फिर ये ना हो कि बाद में मैं ये भी उनका नाम बता दूं कि उनको किसने कहा था पीपल्स पार्टी छोड़ दें। वो नाम बताने से घबरा रहे थे, क्या वो कोई खौफ की वजह है कि वो नाम नहीं बता रहे? देखें, ऐसी बात नहीं है नाम बताने से। कुछ चीजें जो होती हैं सियासत में, टाइमिंग्स मैटर करते हैं। टाइमिंग्स आ जाएंगे तो फिर बात भी आ जाएगी। शाह कुरैशी साहब तो वजीर आजम बनने के चक्कर में गए थे, और उनकी बदकिस्मती थी, क्योंकि बल्कि आई डोंट नो कि गिलानी साहब ने ये बात अपने किसी इंटरव्यू में की है नहीं की थी। गिलानी साहब ने उनको ये कहा था कि देखें, मुझे सुप्रीम कोर्ट जो है, मुझे जो इंफॉर्मेशन है कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर रही है, और मेरे बाद अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो वो आप भी शायद हो सकते हैं। उनकी फैमिली के, उनको फैमिली, बल्कि उनकी कोई फैमिली फंक्शन था, उनकी वाइफ और बेटी को गालिबा उन्होंने बुला के बिठाया और बताया कि आप उनको समझाएं कि ऐसा अगर टाइम आ गया तो यू विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। लेकिन उनको बहुत जल्दी थी कि वो किसी तरीके से उससे जल्दी बन जाए। उनकी किस्मत की लकीर में जो है वो नहीं था। उनको जब मिनिस्ट्री नहीं दी गई, उसके बाद फिर खुर्शीद शाह साहब के पास गए कि जी मैं जो मिनिस्ट्री आप मुझे उस वक्त देना चाहते, मैं दोबारा लेने को तैयार हूं। फिर वो मिनिस्ट्री जरदारी साहब उनको नहीं दी, फिर वो चले गए, नून के पास भी गए। अब आपने देखा कि वहां पे उनकी मतलब है कि उनकी शायद वो पूरा नहीं आते, उनकी मुझे इंफॉर्मेशन थी कि शायद वो चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे थे। फिर पीटीआई में चले गए, लेकिन पीटीआई में भी तो वही वजीर खारजा है ना। कोई वो तो नहीं होगा कि उनकी प्रमोशन होगी कि यार कोई उसको ज्यादा अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई, या जिसका वो ख्वाब देखा था कि जी वो शायद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो चीज। कुंडी साहब, आफ्ताब खान शेरपाव के जाने के बाद केपी में पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं आ सका जो केपी में पीपल्स पार्टी को बेहतर तरीके से चला सके, या वहाँ कोई अरकान की तादाद ज़्यादा हो, वो असम्बली में आ सकें, पार्टी को मौसर रोल कर सके। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? जी, मैं इससे इत्तफाक करता भी और नहीं भी करता हूँ। आप ये कहते हैं कि केपी में शेरपाव साहब के बाद पार्टी, हाँ पार्टी में थोड़ा से मसाइल थे, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा हम थे। हमारी वजूहत कुछ थी, वो ये वजूहत थी
कि हम पिछली जब हमारी हुकूमत थी, हम वहाँ पर कोलिशन पार्टनर थे, हमारे साथ एएनपी भी थी, जेयूआई भी थी। हमारे पास वहां पर जो है मेजोरिटी नहीं थी, मरकज में भी हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी। वहां पर सीएमशिप जो है हमने जो है वो दे दी एएनपी को। एएनपी को फेडरल में सपोर्ट कर रही थी, जेयूआई भी फेडरल में सपोर्ट कर रही थी। तो मेन दोनों जमातों का जो फोकस था वो केपीके था। वहां पर उनके जो है वो मसाइल ज्यादा होते थे। तो आप देखें कि हमने वहां पर तारीख में पहली दफा दो सीनियर मिनिस्टर बनाए, क्योंकि हमारा भी एक सीनियर मिनिस्टर था, एएनपी का भी एक सीनियर मिनिस्टर था। फिर वो चीजें हम पार्टी, मैं मानता हूँ कि हम पार्टी वर्कर्स की वो खिदमत नहीं कर सकते जो हमारी सूबाई हुकूमत में हम कर सकते थे। प्रॉब्लम ये था कि हम एलाइज में थे। अब अगर फर्ज करो मैंने इलेक्शन हारा है और मुझसे अगर एएनपी या जेयूआई के मेंबर जीते हैं, तो फंड उस एएनपी और जेयूआई के मेंबर को मिलते थे, उनके काम होते थे। हमारे पार्टी का जो कैंडिडेट था वो वहां पर फिर, क्योंकि 5 साल हमारी हुकूमत थी, वहां पर वो कमजोर होता गया, उसके काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके मुकाबले में जेयूआई या एएनपी जीते थी। जब वो मेंबर उनके काम हो रहे थे, वो स्ट्रांग हो रहे थे, तो हमारी पार्टी कैंडिडेट कमजोर हो रहे थे। उस वजह से हमें कमजोरी हुई। लेकिन अगर आप अभी भी देखें, शेरपाव साहब तो हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन शेरपाव साहब उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर नहीं बने। आज भी अगर आप देखें तो शेरपाव साहब के पास एक एमपी भी नहीं है। उनके पास इस वक्त जो है मतलब खुद भी जो है इस वक्त जीरो पे है। हम फिर भी कुछ ना कुछ सीटें लेके गए हैं। लेकिन मैं माजी जो पिछला इलेक्शन गुजरा है उसकी मिसालें मैं इसलिए नहीं दे सकता, क्योंकि पिछला इलेक्शन अपनी टाइप एक बड़ा अनोखा इलेक्शन था, जिसका जो है वो जिसके ऊपर आप अपनी जो है वो फिगर नहीं बता सकते, जिसके ऊपर आप अपनी स्टेटिस्टिक नहीं बता सकते, जिसके ऊपर आप अपना मवाजन नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं इस पर एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है केवी में कमजोर हुई थी। वो उसमें हुई थी कि हमारा जो अलायंस था 2008 वाला, वो जो है वो अच्छा नहीं था। क्योंकि अगर हम उस वक्त अपोजिशन में या हम अलायंस में भी अगर हम ऐसी वोट देकर मिनिस्टर भी ना लेते, फिर भी हमें कोई वो हो सकता है। लेकिन हमने उस वक्त जो है पार्टी वर्कर को हम वहां पर उस वक्त जो है पार्टी वर्कर की हम खिदमत नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारी वो कमजोरी थी, जो आज तक हम पूरा नहीं कर सकते। कुंडी साहब, पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के हवाले से बड़ी बहस जो है वो जोर पकड़ रही है और मुतालबा हो रहा है कि नए सूबे बनाए जाएं। क्या आप नए सूबे बनाने के हक में हैं? तरीन साहब, मैं तो आज भी, मैं तो अपनी पार्टी के दौरे हुकूमत में भी एज ए डिप्टी स्पीकर भी जो है मैं सराइकी सूबे का हामी था। उस वक्त सराइकी सूबे की एक बहुत बड़ी कंपेन चल रही थी, और मैं उस वक्त भी कहा था कि सराइकी सूबा बनना चाहिए, क्योंकि मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ यहाँ के लोग भी सराइकी, मेजोरिटी जो लोग हैं वो सराइकी स्पीकिंग है। सराइकी सूबे की वो है कि सराइकी सूबे में डीए खान को शामिल किया जाए, क्योंकि मैं डीए खान का नुमाइंदा था, तो मैं उनकी नुमाइंदगी वहां पर करता था। लेकिन उस वक्त हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी सूबों में, हम वो नहीं कर सकते। हमारे पास मरकज में भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी। हमने सेनेट में उस वक्त जो है उसको पेश किया था, हमने पास भी करा लिया था, लेकिन हम कौमी असेंबली में नहीं कर सके। आप देखें कि अभी भी आप देखें कि माजी में एक नादीदा कुव्वतों ने एक अलायंस बनाया, बलाशेर मजारी साहब और बाकी जनूबी पंजाब के लोगों को इकट्ठा किया, और एक नई फिल्म बनाई गई साउथ पंजाब सूबे की। अब ये बताएं कि वो जो उस वक्त के लोग थे जो इकट्ठे हुए थे और जो उन्होंने वो दस्तखत किए थे एक मुआहदे के ऊपर, वो मुआहदा किधर गया? उस मुआहदे पे कितना अमल दरामद हुआ? उस पे कौन सा कमीशन बना? शाह महमूद साहब जब देखते हैं, कभी कभी आप देखें वो खड़े हो जाते हैं कि जी मैं लेटर लिख रहे हैं, हम रब्ता कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या है? लेकिन मैं आपको आज भी कहता हूं, अगर पाकिस्तान, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में एक कमीशन बनना चाहिए जो वंस फॉर ऑल ये फैसला करें कि इस मुल्क में कितने सूबे बनने चाहिए। अगर कहते हैं हमारे साउथ पंजाब सराइकी सूबा मांगते हैं, पोटोहार वाले भी हैं, बाकी भी अगर आवाज होते हैं, तो हमें जो है इस तरह जो है अगर आप देखें हजारा सूबा वाले भी है, एक कमीशन बनाना चाहिए, उसमें फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने सूबे बन सकते हैं। उसके बाद सियासी बुनियादों पर नहीं, न किसी को खुश करने के लिए न किसी को खफा करने के लिए आप सूबे बनाएं। वंस फॉर ऑल डिसाइड कर लें कि इतने सूबे बनने चाहिए और उनको बनाना चाहिए। लेकिन ये काम मैं नहीं समझता कोई हुकूमत कर सकती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर सकती है, जैसे हमने जीबी में किया, जैसे हमने फाटा में रिफॉर्म लेके आए, जैसे हम 18 अमेंडमेंट लेके आए, जैसे हम एनएफसी लेके आए। तो ये काम पीपल्स पार्टी कर सकती है। मैं नहीं समझता कोई और पार्टी ऐसे है जो कर सकती है। आज बताए ना, आज 2 साल हो गए, इन्होंने क्या किया साउथ पंजाब सूबे के लिए? कुछ भी नहीं किया, और न कुछ करेंगे। जब टाइम नजदीक आएगा फिर शायद अगर ये लोग पीटीआई से खफा होंगे तो एक बहाना बनाएंगे, जी पीटीआई ने हमारे साथ वादा किया था सूबा बनाने के लिए, नहीं बनाया तो हम आज उसको छोड़ के जा रहे हैं, हम किसी और रिश्ते में बैठ रहे हैं। ये चीजें, आप तरीन साहब आप मुझसे ज्यादा इस्लामाबाद में बैठते हैं, आप बड़े करीब से इस्लामाबाद को वॉच कर रहे होते हैं, वहां पे जो मूवमेंट होती है आप वॉच कर रहे होते हैं। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि इस्लामाबाद में क्या मूवमेंट होती है, किस टाइम होती है, और क्या किस लिए होती है, और क्या वो होती है उसके बैकग्राउंड में।
अच्छा कुंडी साहब, जो एहतसाब का निज़ाम है, क्या इसको ख़त्म कर देना चाहिए या इसमें कुछ तरमीम लानी चाहिए ताकि अपोजिशन भी जो है वो नाराज़ ना हो और हुकूमत भी नाराज़ ना हो, एहतसाब बिला इम्तियाज़ नज़र आए? इसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? एहतसाब के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए? देखिए तरीन साहब, एहतसाब का देखें, हम ये भी कहते हैं कि एहतसाब का इदारा हो। एहतसाब मतलब है कि होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एहतसाब का मतलब है कि बिल्कुल खत्म हो जाए, चेक एंड बैलेंस ना हो। लेकिन देखिए हमने एक हमें ये हमेशा ताना मिलता है जी, ये तो हुकूमत और अपोजिशन ने जी, उस वक्त वजीर आजम ने और पीपल्स पार्टी ने एहतसाब का चेयरमैन लेके आए। हमें पता होता है कि देखें चेयरमैन जब आते हैं फिर वो क्या करते हैं, किसके कंट्रोल में होते हैं, किसके डायरेक्शन पे चलते हैं, किसकी मिस कॉलों पे चलते हैं, और चीजें। लेकिन आप अगर जुडिशरी की बात करें तो वो कहते हैं कि जी हम जुडिशरी वाले एहतसाब में पेश इसलिए नहीं हो सकते, उनका अपना एक जुडिशल सिस्टम है, उसके उनका एहतसाब वहां पर होता है। आप अगर बाकी इदारों की बात करें, अगर आप फौज की बात करें तो उनका अपना एक सिस्टम है जो कि उनके अपनी लोगों के एहतसाब वो अपने लेवल में करते हैं। अगर सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स भी आप छोड़ दें, सियासतदान ही सिर्फ हैं जो कि नैब के सामने पेश होते हैं अपने आप को जो है। आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर एक केस, एक सियासतदान पर सपोज मुझ पे एक केस वो ऐसे ही बना लेते हैं और मेरी जो है रोजाना मीडिया पे मेरे मीडिया ट्रायल भी करें, करेक्टर असैसिनेशन भी करें, बाद में पता चले जी ये तो गलत है और हम बाइज्जत जो है इसको जो है इसकी फाइल क्लोज है, बाइज्जत बरी करते हैं। तो वो बताएं कि जब आपने एक शख्स की जो मीडिया ट्रायल किया, जो उसकी करेक्टर असैसिनेशन की, वो आप वापस कैसे लेते हैं? वो नहीं। हमने उस वक्त पीएससी में का इदारा बनाया कि वो पीएससी जो है हुकूमत के जो है एहतसाब करे। हमने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पीएससी का चेयरमैन होना चाहिए जो कि मौजूदा हुकूमत का एहतसाब करे, उसको वॉच करे। इसको मजबूत होना चाहिए, पीएससी को मजबूत करें ताकि हुकूमत का वो एहतसाब करें, ताकि वो वॉच करें हुकूमत को। लेकिन ये एहतसाब तो ये देखें, आप देखें पहले सैफुर रहमान था, हम 18th अमेंडमेंट में खत्म करना चाहते थे। हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, हम खत्म करना चाहते थे। लेकिन मियाँ साहब की हुकूमत नहीं खत्म करना चाहती, उन्होंने कहा जी अगली हुकूमत हमारी आएगी तो हम अपने जो है जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको हम इसके थ्रू जो है वो उनकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। आज वही आर्म ट्विस्टिंग जो है वो उसके हाथ चढ़ गई, पीटीआई के हाथ चढ़ गई है। तो आप मुझे बता साहब, मैं पहले भी कह रहा हूं होना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी में गलत लोग हैं उनको होना चाहिए, नून में है, पीटीआई में है, क्रॉस रिपोर्ट होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए। ये ना हो कि आप देखें कुंडी कि साहब, साहब जो सिर्फ। कोरोना की सूरत हाल है, जो कोरोना की सूरत हाल है और कोरोना के हवाले से जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं हुकूमत की इक़दामात का क्या बताऊं? आप वजीर आजम की तकरीरें उठा लें कोरोना के हवाले से। आप अपने हेल्थ जो एडवाइजर हैं उनकी जो है वो हेल्थ एडवाइजर पहले कहता है ये मास्क जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने मास्क बाहर भेजने, उन्होंने बाहर भेजने थे ना, स्मगल करने थे, तो कहते हैं मास्क जरूरी नहीं है। फिर बाद में कहते हैं नहीं जी मास्क जरूरी है। वजीर आजम साहब कहते थे कि जी ये नजला जुकाम है, ये जो है आप इसको जो है वो इतना वो नहीं है, आप डॉक्टर के पास भी न जाएं। आज हम इस नौबत पे आ गए हैं कि अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें जो इमदाद एनडीएमए के पास आ रही है वो किधर जा रही है, कोई चीज नहीं है। सारे सूबे रो रहे हैं, पंजाब और केपी तो रो रहा है लेकिन वो अपना इजहार ख्याल नहीं कर सकता क्योंकि वो वफाकी हुकूमत के जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर चलती है। पीएसपीएम व्हाट्सएप पे जो है वो केपी और पंजाब की हुकूमत चला रहा होता है। सिंध ने अपनी आवाज बुलंद की, कश्मीर ने, जीबी ने, बलूचिस्तान की जो हुकूमत ने आवाज बुलंद की कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, वो अपनी पूरी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर्स रो रहे थे। जब पहले पहले सिंध के डॉक्टर ने कहा ये तो सियासत कर रहे हैं। फिर जब पंजाब की भी तमाम सूबों के डॉक्टर्स आना शुरू हो गए, रो रहे थे कि न करें न करें, हम अब उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। आज हम इस जगह पे आ गए हैं कि पानी सर से तकरीबन गुजर चुका है। अब हम कह रहे हैं कि ये भी तो हमने सॉफ्ट लॉकडाउन, हार्ड लॉकडाउन, फिर अभी कह रहे हैं कि जी सेलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, उसके बाद शायद बोलेंगे हैंडसम लॉकडाउन पे आ जाए। तो ये क्या मतलब है कि आप वजीर आजम की स्टेटमेंट्स देखें, जब वो सुबह रात को टीवी पे आता है और कहते हैं कि जी मैंने सॉफ्ट लॉकडाउन किया, कारोबार नहीं बंद करेंगे, और सुबह आप जब कारोबार करने जाए तो पुलिस वालों ने डंडा उठाया होता है कि जी आप अपना कारोबार बंद करें। तो मतलब हुकूमत को इन्होंने मजाक बना लिया था। कुंडी अब साहब, आप बताएं कि हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं। कुंडी साहब, इस गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसने अपने लोगों के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी कराई, चीनी कमीशन बनाया, आटे का बहरान है, पेट्रोल के बहरान पे है, जो दवाइयों की कीमतें बढ़ी उसके मिनिस्टर के खिलाफ जो है इंक्वायरी हो रही है, जो अभी एडवाइज़र हैं जिनके मास्क के हवाले से आपने बात की उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। तो वो हुकूमत ये कह रही है कि हम तो अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, माजी में ऐसा नहीं हुआ। देखिए गलत बात है कि माजी में ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है कि माजी में हमारे जो वजीर थे
मजहबी मुल्क के हामिद सईद काज़मी साहब, उनको जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ इंक्वायरी थी, एज ए मिनिस्टर गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा, ठीक है, और उन्हें फेस किया और फिर वो बरी हुए। इन्होंने सिर्फ इंक्वायरी की है। आज मैंने पहले बात किया, आज आप मुझे बताएं किसकी इंक्वायरी? आज आजम स्वाति साहब की इंक्वायरी किधर है? जो सीडीए ने कहा था मेरी जमीन पे भी कब्जा किया हुआ है, क्या सीडीए ने वो कब्जे कब्जे की जमीन बागार करा ली है, अपने कब्जे में ले ली है? आप उसको मिनिस्टर बना दिया है। आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से आपके वजीर कहते थे कि मैंने कलमा भर के कहते थे कि मैंने जो है वो अपना जो है वो वीडियो देखी है जिसमें जो है वो स्मगल कर रहे थे, अपना स्मगलिंग कर रहे थे हमारे पीएमएलएन के हमारे दोस्त जो है उनका, मैंने वीडियो देखा, वो वीडियो किधर है? फिर वो किधर गए? सहीवाल इंक्वायरी में मतलब कल में भर रहे थे कि हम ये करेंगे, चाहे दावड़ की इंक्वायरी पे कल में भर रहे थे, बहुत सी इंक्वायरी ऐसी थी। आप कह रहे हमने की, किसको आपने गिरफ्तार किया? मास्क वाले को आपने मिनिस्ट्री दे दी है, अद्वियात वाले को आपने फिर मिनिस्टर बना दिया है, आटा चोर को है और चीनी चोर को आपने अभी तक मतलब है कि मिनिस्टर बनाए हुए है। यहाँ पर केपीके में स्मगलिंग हुई, आपके आपके फूड के मिनिस्टर ने या वजीर ने इस्तीफा दिया। आपके यहाँ पर काबुल अफगानिस्तान स्मगल हुई, आपने क्या इस्तीफा दिया? आपके पंजाब के वजीर ने इस्तीफा दिया। पंजाब के वजीर तो बिल्कुल बहुत ही मतलब है कि कैबिनेट से पहले भी उसको इल्हाम हो जाता था कि मेरा वजीर आजम साहब ये कहने वाले, वो पहले ही डिसीजन दे लेता था कि जी ये फैसला होने वाला, मैं पहले ये करता हूँ। कौन सी इंक्वायरी? सारा जो है उन्होंने जो है, आप जब देखें न्यूयॉर्क में होटल बेचने के चक्करों में है, जब सरवर खान ने कहा कि मैं ये नहीं करने दूंगा, तो फिर आप उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी कि नया इंक्वायरी करें सरवर खान के खिलाफ, क्योंकि न्यूयॉर्क में पीआईए का होटल है, वो हम बेचना चाहते हैं और उसके दरमियान जो है वो ये हायल है। तो ये चीजें सारी जो आप सबके सामने हैं। कुंडी साहब, डीआईए खान के अवाम का एक मुतालबा है कि एयरपोर्ट उनका बंद है और उनको बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से आप हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे, कोई एयरपोर्ट की में कुछ सरगर्मियां बहाल हों? देखिए तरीन साहब, 9/11 के बाद डी खान का एयरपोर्ट बंद हो चुका था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हमने ये एयरपोर्ट जो है दोबारा जो है इसको शुरू कराया, फ्लाइट जा रही थी। जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक कंपेन शुरू की थी जिसमें वो मुख्तलिफ जिलों में विजिट कर रहे थे, बन्नू भी गए थे, डी खान भी गए आए थे, तो उस वक्त वो मियाँ साहब जो है रेवड़िया बांट रहे थे। उन्होंने बन्नू में जाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान किया जहाँ पर एयरपोर्ट फंक्शनल ही था। फिर जब डी खान में आए तो उन्होंने कहा कि आपने तो वहां पर कर दिया, हमारा तो एयरपोर्ट फंक्शनल है, हमें तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डी खान के पास कैचमेंट एरिया जो है वो बकर मियां वाली, चश्मा, जोब और ये इलाके जो है हमारे वजीरिस्तान, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, ये इलाके लगते हैं, वो लोग मुस्तफीद होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दूँ। आज ये सूरत हाल हो गई है, पीटीआई की हुकूमत ने कहा कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, अच्छी बात है बनाएं, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे अगर बनाएंगे, लेकिन वो जो जहाज चल रहे थे, जो एटीआर चल रहे थे, वो इन्होंने बंद कर दी। डे खान एयरपोर्ट टोटली क्लोज हो चुका है। अब जो है आवाज उठाने वाले नहीं, हमारे वहां पर नुमाइंदगी भी है, हमारे वफाकी वजीर भी हैं, हमारे 2 MNAs हैं, लेकिन कभी मुझे इन्होंने इसमें पार्लियामेंट में न आवाज उठाई, न मनीषों कहा कि एयरपोर्ट पहले तो बड़ा फंक्शन था और प्रॉफिटेबल था, ये नहीं कि नुकसान में था, प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट था जिनको इन्होंने बंद कर दिया। कुंडी साहब, ये बताएं कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को ख़त्म करने के लिए आप हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे, क्या प्लान है पीपल्स पार्टी के पास? देखिए गुर्बत और बेरोजगारी खत्म करने के लिए पहले तो हम ये सोच रहे थे कि पीटीआई के पास बहुत बड़ा प्लान है जो कि 1 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 50 लाख घर बना रहे थे और ये सिस्टम होगा। लेकिन अब 2 सालों में इन्होंने अगर जो कुछ भी किया सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। बेनजीर इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके उन्होंने एहसास प्रोग्राम बना दिया। पंजाब के जो है हेल्थ कार्ड को कॉपी पेस्ट करके इन्होंने इंसाफ कार्ड बना दिया। तो ये इनकी जो है ये इन्होंने इस हो गया। देखिए हुकूमत को चाहिए बैठे अपनी माशी टीम को, अगर इनके पास है जो कि अनफॉर्चुनेट पास नहीं है, बैठे अपोजिशन को बैठाए, हुकूमत को बैठे और सोचे इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए सोचें कि हम इस अवाम को किस तरीके से सहूलियात दे सकते हैं। हम अपने इनपुट देने के लिए हमेशा तैयार। हमने पहले भी कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमी के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। हम कहते हैं कि यहाँ की जो है गुर्बत हम खत्म करें, बैठे हुकूमत के साथ, गुर्बत खत्म हो। इलेक्शन है, ये लोग कभी हमें वोट देंगे, कभी नून को देंगे, कभी पीटीआई को देंगे, कभी किसी और जमात को देंगे, लेकिन लोग तो हमारे हैं, मुल्क हमारा है, तो इसको हमें माशी तौर पर मजबूत करना चाहिए। हमें देखिए, मैं थोड़ा सा माजी में जाऊंगा। आपने 71 में शेख जुल्फिकार ने भुट्टो को हुकूमत दी, किस सिचुएशन में दी? जब पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी? जब आपने मोहतरमा शहीद को हुकूमत दी, क्या सूरत हाल थी? जब आपने आसिफ अली जरदारी को हुकूमत दी, उस वक्त हुकूमत क्या सूरत हाल थी? हम तो बारूदों के ऊपर बैठे हुए थे। बरगला की पहाड़ी पे आप कह रहे थे कि जी लोग आ गए, मुसल्ला लोग आ गए। आज तो ये हुकूमत तो बड़ी खुशकिस्मत हुकूमत है कि उनको बड़ा पुरअमन पाकिस्तान मिला। वो चीजें जो हमने गुजारी थी,
वो चीजें उनके पास नहीं थी, खुदकुश धमाके, वो टारगेट किलिंग, वो बम धमाके तो उनको नहीं मिले। आज तो मैशत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा ये रिवर्स पे जा रहे हैं। इनको चाहिए बैठे, अगर हमारा इनपुट या किसी और जमात का इनपुट अच्छा है तो उनको अडॉप्ट करें, अगर इनका अच्छा होगा हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, यार ठीक है पाकिस्तान की आवाम के लिए हम ये चीजें। लेकिन ये चीज नहीं है कि आप अपना स्टील मिल बेचें, आप या ये बेचें, आप जो है वो नेशनल इंश्योरेंस के वो जो है उसको बेचें। ये चीजें बेचने से जो है ना, स्टेट लाइफ को आप बेचें, बाकी इदारे बेचें, बेचने से तो कुछ नहीं होता। बेचने से तो आप कितने से तक खा लेंगे। आपने पीटीसीएल बेचा, क्या कर दिया? तो ये चीजें बेचने से नहीं होता, आपने इन चीजों को प्रॉफिटेबल बनाना है, आपने अपने इदारों को पांव पे खड़ा करना है, और ये हम बहुत मिलकर बहुत करना है। शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब फैसल करीम कुंडी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से बात की कि पार्लियामेंट का रोल कैसे मौसर बनाया जा सकता है, वुज़रा के बारे में कब बताया उन्होंने पार्लियामेंट की जो कमेटी हैं उनके हवाले से बात की। नाजरीन, इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।